वो कुछ भी करेंगे ताकि उनको आपको डिपॉजिट वापस ना करना पड़े। तो उस कंडीशन की रिडक्शन के वो आपके पैसे नहीं काट सकते। रीजनेबल टेयर एंड वेयर अलाउड है, वो यूरोप अक्रॉस यूरोपियन यूनियन ही है कि अगर आप वहां आओ तो एक लोकल की तरह आप उस शहर को, हर जगह को एक्सपीरियंस कर सको। पर जर्मन मेरे को आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मेरे को जॉब चाहिए थी, तो मैंने जॉब ऐसी जगह पे ढूंढी जहाँ पे जर्मन की जरूरत ही ना हो। तो जो रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अलग अलग कंट्री के हैं उनके अपने हिसाब से। ऑस्ट्रिया में अगर आप लगभग, एस्टोनिया में आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग, जो ये मैंने रशियन बिल्डिंग्स दिखाई थी उनमें, पर ऑन एन एवरेज अक्रॉस यूरोप। हाँ जी, तो एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लिविंग एंड वर्किंग इन यूरोप। क्योंकि मैंने जैसे काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाई तो उसमें से फिर काफ़ी आपके मेरे को क्वेश्चंस आए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैंने कहा कि उन सब के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करी है वो अब वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। पर जो एडिशनल क्वेश्चंस आए उसको मैंने उनमें से चूज़ किए जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उनको मैं इस वाली वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट्स द रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूरोप। तो यूरोप में काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने खर्चे हैं, पर जिस जिस कंट्री में मैं रहा हूँ उसका मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। मैं जहाँ एज ए रेजिडेंस रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिर वापस जर्मनी आया और एस्टोनिया, स्विट्ज़रलैंड में बीच में रहा, पर स्विट्ज़रलैंड में एज अ रेजिडेंस नहीं रहा, बहुत टेम्पररी जैसे चला गया, रह लिया, तो वो सिस्टम था। तो जो रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अलग अलग कंट्री के हैं उनके अपने हिसाब से। ऑस्ट्रिया में अगर आप लगभग 1000 से 1500 यूरो महीने का कमा रहे हो तो आप आप खर्चा वगैरह आपका निकल जाता है, आप ये लगा लो। क्योंकि अगर वियना में आपने घर किराए पे लेना है तो छोटा सा अपार्टमेंट भी 600-700 यूरो का आएगा। एस्टोनिया में आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग, जो ये मैंने रशियन बिल्डिंग्स दिखाई थी उनमें 200-200 300-300 का भी मिल जाता है, कई बार 150 का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा कम है। तो यहाँ पे फिर वो है, सैलरीज भी कम है एस्टोनिया में। ऑस्ट्रिया में सैलरीज हाई हैं, जर्मनी में सैलरीज हाई हैं। फिर वहाँ ये भी डिपेंड करता है कि आप किस विलेज में कहाँ रहते हो। पर ऑन एन एवरेज अक्रॉस यूरोप अगर आप 1500 कमा रहे हो नेट, नेट मतलब कि 1500 आपके अकाउंट में आ रहा है, तो आप किसी भी कंट्री में एक डिसेंट लाइफ रह सकते हो। मतलब 1500 क्या, 1.5 लाख हो गया महीने का। तो अगर आप इतना ले रहे हो तो आप एक डिसेंट लाइफ रह सकते हो। और अगर आप खर्चा कम करते हो तो आप इसमें से सेविंग भी निकाल सकते हो। किसी कंट्री में ज़्यादा, किसी में लेस। स्विट्जरलैंड में नहीं ना, नॉर्वे में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक्सपेंसिव है, पर वहाँ एक्सपेंसिव होने के अलावा उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से एडजस्टेड है कि वो कंट्रीज एक्सपेंसिव हैं तो सैलरी भी आपको हाई मिलती है। तो पर ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि अगर एस्टोनिया का, जैसे मान लो कि अ, मान लो 1000 यूरो एज एन एग्जांपल आप सैलरी ले लो कि ऑस्ट्रिया की 1000 यूरो सैलरी है और उसमें से आपको 200 महीने का बच जाता है। अब जो मान लो स्वीडन है वो ऑस्ट्रिया से 50% मोर एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी भी 50% हाई होगी। जैसे 15, अगर 1000 यहाँ है ऑस्ट्रिया में, 1500 वहाँ होगी, तो उसके हिसाब से फिर आपकी बचत वहाँ भी उतनी ही होगी। तो इन द एंड आप 1500 लगा लो कि 1500 अगर आपको मिलते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। पोलैंड में 1500 बहुत ज़्यादा होंगे, बढ़िया होंगे मतलब, पर वहाँ इतने मिलते नहीं। तो ये हिसाब है ऑन एन एवरेज जॉब्स, तो इसमें 1500 में आप लगा के चलो कि इतना तो आपको चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन स्कैम्स और पिटफॉल्स फॉर फॉरेनर्स लिविंग और ट्रैवलिंग इन यूरोप बेसिकली। यहाँ ट्रैवलिंग और लिविंग के अलग अलग हैं, पर अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ तो ट्रैवलिंग वालों का जो सबसे, सॉरी, अगर मैं रेजिडेंस की बात करूँ तो रेजिडेंस का सबसे ज़्यादा होता है कि जब आप अपार्टमेंट किराए पे लेते हो तो आपसे डिपॉजिट लेते हैं। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में वो फिर कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ उसमें आपकी गलती ढूंढ लें, अपार्टमेंट में आपने ये पेंट खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ताकि वो उन्हें पैसे वापस ना देने पड़े। अब इसमें लॉ के अंदर एक चीज़ होती है, रीजनेबल टेयर एंड वेयर अलाउड है, वो यूरोप अक्रॉस यूरोपियन यूनियन ही है। तो अगर आपने कोई अपार्टमेंट किराए पे लिया, अब अगर आप दरवाजा बाहर आते जाते खोलते हो, अगर आप दिन में 10 बार बाहर जाते हो, साल में आप उतना लगा लो, 10 बार दिन में गए, 365 दिन हो गए, तो 3650 बार आप बाहर दरवाजा खोल रहे, बंद कर रहे हो साल में। तो वो जो हैंडल है, दरवाजा है, अगर वो 4000 बार खुला बंद हुआ, उसकी यूजेबिलिटी क्या होगी, क्या कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन की रिडक्शन के वो आपके पैसे नहीं काट सकते, वो रीजनेबल वेयर एंड टेयर में आ जाता है।
ऐसे ही अगर आपने कहीं दीवार पे स्क्रैच आ गया है, तो वो पेंट के पैसे आपसे ले सकते हैं, तो वो आप उनको पेंट करके भी दे सकते हो। तो ऐसे है, तो वो सबसे बड़ा तो यही है, बाकी छोटे-छोटे कई होते हैं, मैंने वीडियो अलग बनाई है स्कैम्स के लिए, जर्मनी में बनाई है, वो काफ़ी कंट्रीज़ में होता है। पर जो वन अक्रॉस यूरोप आपको मिलेगा, वो है डिपॉज़िट का, कि आपको वो कुछ भी करेंगे ताकि उनको आपको डिपॉज़िट वापस ना करना पड़े। ये हो गया। ट्रैवलर्स ट्रैवलर्स के तो भाई हर कंट्री में अपने, जब आप टूरिस्ट ट्रैप्स हम कहते ही इसी को हैं, कि वहाँ पे चीज़ें भी महँगी होंगी, ये भी होगा। पर जैसे-जैसे अब मैं ट्रैवल करूँगा, उन पे वीडियोज़ बनाऊँगा सारी डिटेल में। जो मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशनल ट्रैवल वीडियोज़ दिखाऊँ। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या स्कैम हो रहे हैं, कैसे आप बचो। उनके अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं देखने वाली, क्योंकि मैं यूरोप रहता हूँ। मेरा कोई 90 दिन का सिस्टम तो है नहीं कि मैं आ गया और मेरे को वापस जाना है। तो मेरे तो यहीं पे मैं कहीं सिटी में जाऊँगा, फिर दूसरी में, सारा दिखाऊँगा आपको, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर आप वहाँ आओ तो एक लोकल की तरह आप उस शहर को, हर जगह को एक्सपीरियंस कर सको। तो ये हो गया। नंबर 3, हाउ ईज़ी और हार्ड इट इज़ टू गेट अ जॉब एज़ अ फॉरेनर। देखो, ये भी डिपेंड करता है कि आपके लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं। जब मैं ऑस्ट्रिया आया था पहली बार, जब मैं शादी करके, और मैं ऑस्ट्रेलिया रहता था, शादी करके ऑस्ट्रिया आया, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। पर जर्मन मेरे को आती नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मेरे को जॉब चाहिए थी, तो मैंने जॉब ऐसी जगह पे ढूँढी जहाँ पे जर्मन की ज़रूरत ही ना हो। मैंने स्टारबक्स पे अप्लाई किया एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरे को पता है एयरपोर्ट पे ज़्यादा टूरिस्ट आने हैं, तो वो मेरे को जॉब मिल गई फटाफट। और उन्होंने कहा कि तेरे को जर्मन आती है? मैंने कहा नहीं आती जर्मन, मैं सीख रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जॉब मिल गई। तो आपका किसी न किसी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। बाकी लैंग्वेजेज़ यूरोपियन कुछ डिफ़िकल्ट है, कुछ आसान है, पर जब आप आओगे सीखनी आपने है ही है, जितनी जल्दी सीखोगे। पर एक चीज़ मैं कहूँगा, इंग्लिश आनी चाहिए आपको। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर लो, किसी मेन सिटी में आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल ही जाएँगे। अगर आप जैसे एस्टोनिया में ज़्यादातर, मेरे मेरे को एस्टोनियन आती नहीं है, 5 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। कस्टमर सर्विस से बात करनी हो, शॉप्स पे जाना हो, कुछ भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करता हूँ। जर्मनी में मेरे को जर्मन आती थी, तो अगर उनको नहीं आती तो मेरे को उतनी बोलनी आती थी। तो ऑस्ट्रिया भी जर्मन आती थी मेरे को, तो पर वहाँ भी बहुत इंग्लिश बोलते हैं। आप कहीं भी जाओ, इंग्लिश उतनी उनको आती है। तो और अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वहाँ तो सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ तो आप उनकी लोकल लैंग्वेज ना भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंट्री पे डिपेंड करता है, पर हाँ, आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आती है, नहीं आती, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश 110% सीख के आओ, नहीं तो आप बहुत तंग होने वाले हो, अगर आपको उस कंट्री की लैंग्वेज भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, व्हाट्स द प्रोसेस फॉर गेटिंग वीज़ाज़ और रेज़िडेंस परमिट इन द कंट्री यू लिव और वर्क? कंट्री 2 तरह के रेज़िडेंस परमिट होते हैं। जो मेरा रेज़िडेंस परमिट है, मेरी तो शादी हुई है ईयू सिटीज़न से, तो मेरा तो रेज़िडेंस परमिट इसका वर्क से कोई लेना-देना है ही नहीं। मेरा तो फैमिली परमिट बनता है। तो अगर आपने वर्क पे आना है, तो यहाँ पे ब्लू कार्ड आते हैं या कंपनी के लोकल आते हैं, तो वो सारा डे, कुछ जॉब सर्च वीज़ाज़ वाले भी आते हैं, जैसे काफ़ी कंट्रीज़, पोर्चुगल हो गई, जर्मनी हो गई। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो आप वो जॉब सर्च का वीज़ा लेके साल के लिए आ सकते हो यहाँ पे, ताकि वो आप यहाँ पे आके जॉब ढूँढ लो। क्योंकि इन कंट्रीज़ को ये पता लग गया है कि अगर आप यहाँ रहते हो, तो आपको जॉब मिलनी आसान है। कंपनीज़ आपको वीज़ा पे स्पॉन्सर करने के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इनको इतना खर्चा करेंगे, लेके आएँगे। तो अगर आप यहाँ आ जाओ, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए उन्होंने जॉब सर्च वीज़ा इश्यू किए हुए हैं। तो अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन उसकी होती है, तो आप जॉब सर्च वीज़ा पे आ सकते हो। पर बाकी जैसे कई यूट्यूबर कहते हैं ना कि पोर्चुगल ने आसान कर दिया, आ जाओ, ऐसे कुछ नहीं है भाई। चीज़ें उन्होंने सारी चेक करके ही आपको वीज़ा देना है। ऐसा कोई कोई अगर आपको कोई यूट्यूबर कर रहा है ना, ऐसे, वो क्लिकबेट है। कोई नहीं, कोई कंट्री ने इतना आसान नहीं किया कि आप एम्बेसी में अपना पासपोर्ट लेके जाओ, डिग्री लेके जाओ, जी चलो जी ये लो वीज़ा, जाके जॉब ढूँढो। कुछ नहीं हुआ ऐसा। सारे स्ट्रिक्ट हैं, सारा कुछ है, तो सिर्फ़ जेन्युइन केसेज़ को ही ऐसे वीज़ा मिलता है। यूट्यूबर्स ने वीडियो बनानी होती है अपने व्यूज़ लेने के लिए, पर ऐसे होता नहीं है असली में। प्रोसेस उनके स्ट्रिक्ट ही हैं। तो ठीक है जी, ये हो गया। अगला हो गया, हाउ डू यू डील विद लैंग्वेज बैरियर इन एवरीडे लाइफ एंड वर्क इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज? तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है,
तो आपके लिए काम इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता, आसान हो जाता है क्योंकि आप आगे किसी को ढूँढ सकते हो, बिज़नेस के लिए कुछ भी हो गया, जॉब भी इंग्लिश स्पीकिंग वालों को मिल जाती है। तो इंग्लिश इंग्लिश मस्ट है भाई, इंग्लिश के बिना नहीं बात बनेगी। तो तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बिगेस्ट कल्चरल शॉक्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज? अरे भाई, कल्चरल शॉक्स तो यूरोप में इतने लगते हैं ना, एक कंट्री से दूसरी। ऑस्ट्रिया जर्मनी की बात कर लो, दोनों की जो लैंग्वेज है जर्मन है, पर ऑस्ट्रिया से जर्मनी जाओ तो लोग ही और हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका लैंग्वेज सेम है, समझ आती है आपको, पर सारा कुछ चेंज हो जाता है। खाना भी अलग हो जाता है। ऑस्ट्रिया वालों की फूड की क्वालिटी बहुत हाई है। अगर आप सुपरमार्केट भी जाओ ऑस्ट्रिया में, आपको टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जर्मनी में आपको सस्ते क्वालिटी मिलेंगे। बढ़िया लेने के लिए आपको किसी और दूसरी स्पेशल सुपरमार्केट जाना पड़ता है। तो जर्मन वालों का थोड़ा हिसाब हो रहा है उधर। उसके बाद फिर नेदरलैंड्स चले जाओ, उनका अलग है। भई, मैं खाने की बात कर रहा हूँ ज़्यादा, पर अगर बंदों की बात करें, तो सिंपल एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑस्ट्रिया, जर्मनी में करते हो, तो वहाँ पे जैसे मेरा नाम मान लो सनी सिंह है, तो वो मेरे को मिस्टर सिंह कह के बुलाएँगे। अगर मैं नेदरलैंड्स चला जाऊँ, तो वो मिस्टर सनी कहेंगे। स्पेन चले जाओ, पोर्चुगल, तो सनी कहेंगे। तो हर एक कंट्री का कोई फर्स्ट नेम से बुलाता है, कोई जर्मनी में अगर आप किसी को फर्स्ट नेम से बुलाओ, इट्स रूड। यू शुडन्ट कॉल समबडी विद फर्स्ट नेम, इट्स ऑलवेज़ मिस्टर सिंह। अगर आप नेदरलैंड्स चले जाओ, वहाँ उनको अजीब लगता है अगर आप उनको लास्ट नेम से बुलाओ। और कल्चरल, जैसे हम इंडिया से आते हैं, तो एक ना इंडिया में हमारे ये पर्सनल स्पेस, ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जैसे मान लो आप होटल में खड़े हो लाइन पे, तो आप किसी के नज़दीक जाके खड़े हो जाओगे, बिल्कुल उनके कंधे पे चढ़ के। तो वो यूरोप में ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। अगर आप लिथुआनिया जाओ, वहाँ वो वही करते हैं, उनका पर्सनल स्पेस का कोई है ही नहीं। हम एक बार गैस स्टेशन पे खड़े हुए, पेट्रोल पंप पे, तो खड़े हुए लाइन में, वो पीछे लड़की बिल्कुल कंधे पे चढ़ी, मेरे को उसकी ब्रीदिंग महसूस हो रही है। मैंने कहा कमाल है भैनचोद। मैंने पीछे मुड़ के मैंने कहा, कैन यू बैक ऑफ अ बिट, थोड़ा स्पेस छोड़। तो ये चीज़ें थोड़ा इंडिया से आगे, जैसे इंडिया में लड़के भी गले में गले हाथ डाल के, फिर ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने इनका डिस्कस किया है। पर पर्सनल स्पेस और उनका रिस्पेक्ट करना कि उनके टाइम पे उनकी मर्जी चलती है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के आप किसी के जैसे घर चले नहीं जाना बिना पूछे, ऐसे नहीं करना। तो वो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि उनका टाइम, उनकी मर्ज़ी है, उनकी लाइफ़ पे उनका कंट्रोल है, आपका नहीं है। आप कभी भी, इसीलिए आप कभी भी उनके घर नहीं जा सकते भई, उनका टाइम, उनका लाइफ़, उनका डिसीज़न, और ये आपके लिए भी है। आपका टाइम, आपकी लाइफ़ और आपका डिसीज़न कि आपको कब कौन डिस्टर्ब कर सकता है, आपको कब कौन मिल सकता है। मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो वैसे अगर मेरे को कोई मिलने आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि भई अपनी रिस्पेक्ट करो, आपका टाइम है, आपकी लाइफ़ है, उस चीज़ पे आपका डिसीज़न है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ वर्क कल्चर डिफरेंट इन द प्लेसेस आई हैव लिव्ड कंपेयर टू इंडिया? तो वही आ जाता है, वर्क कल्चर जो है वो लोगों से बनता है, और लोगों का जब आपको समझ आ गया वही प्रिंसिपल, उनका टाइम, उनकी मर्ज़ी, तो उस हिसाब से वो अलग हो जाता है। बाकी कंपटीशन की बात कर लो, दूसरी चीज़ों की बात कर लो, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अगर आप ईस्टर्न यूरोप में चले जाओगे, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये कंट्रीज़, यहाँ पे इंडिया से थोड़ा ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। अगर आप वेस्ट में चले जाओगे, वहाँ थोड़ा अलग है। वहाँ आपको लगता है कि आप फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हो। तो ये है। बाकी ये वही है कि उनका उनका उनकी लाइफ़, उनका टाइम और उनकी मर्ज़ी। अम, अगला है, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग अ स्मॉल बिज़नेस और बीइंग अ वन मैन शो इन यूरोप? ये भी कंट्री पे डिपेंड करता है। अगर आप जर्मनी में हो, तो वहाँ पे अगर आप वन मैन शो हो या स्मॉल कंपनी हो, तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि जर्मन्स अपने आप को पैसे नहीं खर्चते वो, पर अपने आप को समझते बहुत हाई हैं कि हमें टॉप क्वालिटी चाहिए, हमें ऐसी चाहिए। तो वहाँ पे बड़ी कंपनीज़ एस्टेब्लिश ज़्यादा चलती है। अगर आप छोटे हो, वन मैन शो, अगर आप एस्टोनिया में हो, तो यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश कर लो। पर ये तो मैं कहूँगा, इन जनरल जो यूरोप है वो थोड़ा कंज़र्वेटिव है इस मामले में। यहाँ पे जो स्टार्टअप्स ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, वो वही होती है जिन्होंने इन्वेस्टर से पैसे उठाने हैं। जो वन मैन शो कंसल्टेंट्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, वो चलते हैं, पर वो इतने बड़े नहीं होते, वो स्ट्रगल ही करते हैं। अमेरिका वगैरह में वन मैन शो का न्यू कंपनीज़ को ज़्यादा थोड़ा अच्छे नज़रिए से देखा जाता है।
यूरोप इस मामले में काफ़ी कंज़र्वेटिव है। ये मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ये रहा है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज फाइनेंसेस एंड टैक्सेस व्हाइल लिविंग वर्किंग इन मल्टीपल कंट्रीज? टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, एक आपका बिज़नेस टैक्स, एक आपका पर्सनल टैक्स, ठीक है? जो आपका बिज़नेस टैक्स है, वो आपकी कंपनी ने पे करना है। तो वो कंपनी इसको ना थोड़ा आसान करने के लिए ये समझ लो कि एक मैं इंसान हूँ और जो मेरी कंपनी है वो भी इंसान ही है। लीगल लैंग्वेज में वो है, अपनी अलग एंटिटी है, ठीक है? अगर मेरी कंपनी जर्मनी में रजिस्टर है, तो उसके जो टैक्सेस हैं, वो जर्मनी में भरे जाएँगे। अगर मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, यूरोप की या वर्ल्ड की, जो मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम है, वो उस कंट्री में उसके टैक्स भरे जाएँगे, ठीक है? इसमें एक चीज़ होती है कि अगर जर्मन की कंपनी का इंडियन मालिक है, तो उसके टैक्स कैसे भरे जाएँगे? उसकी जो आपकी इनकम आएगी। तो उसमें ये है, अगर तो आप सैलरी ले रहे हो, ठीक है? तो सैलरी के टैक्स तो हमेशा लोकल ही होते हैं, ठीक है? पर अगर आप बाहर रहते हो, तो आप लोकल सैलरी ले नहीं सकते। अगर आप इंडिया रहते हो, तो जर्मन की सैलरी आप ले नहीं सकते। तो आप ज़्यादातर अपने आप को डिविडेंड दोगे, ठीक है? अभी जो प्रॉफ़िट हुआ साल बाद, वो अपना आपने डिविडेंड एज़ अ पे कर लिया अपने आप को। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं जर्मनी की कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, तो उन्होंने जैसे मैं मान लें मेरे को 10,000 यूरो 1 साल का डिविडेंड दिया, ठीक है? अब जर्मनी का विदहोल्डिंग टैक्स है, हर कंट्री का अपना विदहोल्डिंग टैक्स होता है। विदहोल्डिंग टैक्स होता है कि अगर वो जो उनका प्रॉफ़िट है, वो किसी बाहर के बंदे को जा रहा है, तो वो जर्मनी कहती है, "भई तुमने हमारी कंट्री में पैसा कमाया, तो यहाँ तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पे।" तो कंपनी ने तो अपना टैक्स देना ही है कि कंपनी तो है ही लोकल वहाँ की। अब वो 10,000 पे जर्मनी का 20% विथहोल्डिंग टैक्स है, तो जर्मनी उसका 2,000 काट के 8,000 मेरे को एस्टोनिया भेज देगी। जब वो 8,000 एस्टोनिया आएगा, अब वो 8,000 मेरी इनकम एस्टोनिया में है। तो एस्टोनिया कहेगा, हमें भी इस पे टैक्स लगाना है, ठीक है? क्योंकि ये मेरी पर्सनल इनकम है, मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम जो टैक्स यहाँ होती है, उसमें फिर एक चीज़ का फ़ायदा आता है, वो ये, इनकी ड्यूल टैक्स ट्रीटीज़ का। अब एस्टोनिया और जर्मनी की ड्यूल टैक्स ट्रीटी है कि अगर मैंने किसी पैसे पे इन दोनों में से एक भी कंट्री में इनकम टैक्स भर दिया है, तो दूसरी कंट्री वो नहीं लेती। अब मान लो कि एस्टोनिया में इनकम टैक्स भी 20% है, तो वो देखेंगे भी जर्मन से इनकम आई है, जर्मनी ने 20% टैक्स लगा लिया इसका, तो हमारा भी 20% है, तो यहाँ पे फिर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डिक्लेयर करना पड़ेगा, पर देना कोई नहीं पड़ेगा। अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, बट टैक्स कोई नहीं लगेगा, क्योंकि वो जर्मनी में लग चुका है। अब दूसरी तरफ मान लो कि एस्टोनिया में इनकम टैक्स 24% है, जर्मनी में 20% है, तो जर्मनी अपना 20% काटेगा, उसके बाद यहाँ पे 24% है, तो मेरे को वो जर्मन वाले 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यहाँ पे मेरे को सिर्फ़ जो 8,000 यूरो आए हैं, उस पे सिर्फ़ 4% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ड्यूल टैक्स ट्रीटी वगैरह हर कंट्री की अपनी होती है। अगर उनकी कोई ड्यूल टैक्स ट्रीटी है नहीं आपस में, फिर ड्यूल टैक्स से आपको डबल टैक्स पड़ जाता है। पर ये आप जब कंपनी सोच खोलते हो, ये सारा सोच के खोलते हो कि किस कंट्री का किसके साथ ड्यूल टैक्स ट्रीटी है, क्या है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है, पर अब से मैंने इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ रखनी है, क्योंकि मेरे को भी इसका काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस कैसे किया, तो मेरे को लोग पूछते ही इसी चीज़ों के बारे में है, तो मैंने ट्रैवल के साथ-साथ ये भी ज़्यादा मेरा ट्रैवल भी इन्फॉर्मेशनल ही होने वाला है। खा जगह तो दिखाऊँगा ही, पर वो दिखाने के अलावा इन्फॉर्मेशनल भी आएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।